नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस विशेष पैनल डिस्कशन में। मैं सिमरन आज की होस्ट और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हर भारतीय के दिल को छू गया है। पहलगाम पर सवाल, बदला या बदलाव। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे 3 दोस्त, मिस्टर पीयूष, मिस सांची और मिस्टर ऋषमरीत, जो इस विषय के अलग अलग पहलुओं को समझने में हमारी मदद करेंगे। हम बात कर रहे हैं गंभीर और संवेदनशील विषय पर, पहलगाम पर सवाल, बदला या बदलाव। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के खूबसूरत इलाके पहलगाम में बेसरन घाटी के पास एक आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और कई घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन है। सरकार, सेना और आम जनता में गुस्सा है। एक बार फिर वो सवाल उठ रहा है जो हर बार उठता है, क्या हमें बदला लेना चाहिए या वक्त आ गया है बदलाव लाने का। इस चर्चा में हम केवल पहलगाम पर नहीं बल्कि उस पूरे आतंकवादी चक्र पर बात करेंगे जो दशकों से घाटी को निगल रहा है। 1990 से अब तक कश्मीर में हजारों नागरिक, सुरक्षा बल और आतंकवादी मारे गए हैं। 2001 में संसद पर हमला, 2008 में अमरनाथ यात्रा पर हमला, 2016 में उरी अटैक और 2019 में पुलवामा हमला। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि आतंकवाद कश्मीर की स्थायी चुनौती बन गया है। हर हमले के बाद प्रतिक्रिया आती है, सैनिक कार्रवाई, राजनयिक दबाव या सार्वजनिक गुस्सा। आज सवाल यही है, क्या सिर्फ बदला काफी है या हमें नीति, सोच और रणनीति में बदलाव लाने की जरूरत है। इसी के साथ मैं मेरे पैनलिस्ट से जुड़ती हूँ और मैं इनसे सबसे पहले आप सभी से मैं यही सवाल करना चाहूंगी कि पहलगाम हमला आपके दिल और दिमाग पर क्या असर डालता है। जैसे कि जब हम न्यूज़ में देख रहे थे तो विनय नरवाल की जो वाइफ हैं, जो उनके ग्लिम्स देखे तो दिल में एक हलचल मचती है। जब फैमिली से कनेक्ट करो, क्योंकि हम सब अपने परिवारों से बहुत जुड़े हुए हैं, तो जब हम कुछ भी ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कहीं ना कहीं अगर हमारे साथ हो तो ऑब्वियसली वो एक दिल दहला देने वाली चर्चा बन जाती है। जी देखिए, पहलगाम का हमला एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है जो कि नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से चूक हुई है, इसलिए वो हुआ है। हमारी सहानुभूति हमारे देशवासियों के साथ है जिन्होंने अपने लव्ड वंस खोए, और ऐसी और घटनाओं को रोकने के लिए हमें ज़रूर कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल जी पीयूष। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए नहीं बल्कि जो केवल वहाँ पर बच्चे और महिलाएं मौजूद थे उनके दिल और दिमाग पर ये बहुत गहरा असर डालता है, क्योंकि उन्होंने वो सब लाइव एक्सपीरियंस किया है। वो सारी उम्र के लिए एक्सपीरियंस उनके साथ रह गया। बिल्कुल। तो इसी के साथ अब सांची मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस हमले के बाद सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो सरकार ने एक 5 एक्शन प्लान दिया है, जिसके अंदर सबसे पहले एबॉलिशमेंट हो रही है इंडस वैली ट्रीटी की, जो कि 1960 में हमारे देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के देन प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान के बीच में साइन हुई थी। तो सबसे पहले तो इंडस वैली ट्रीटी एबॉलिश हो रही है, और नंबर 2 पे जो वाघा बॉर्डर पे चेक पोस्ट है वो भी बंद हो रहा है 1 मई के बाद से। तो जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ में लोग वहाँ पे गए थे उनको 1 मई का टाइम दिया गया था कि तब तक वो वापस आ सकते हैं वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ में। नंबर 3 जो सार्क वीज़ा है वो भी एग्जम्पशन कर दी गई है उनकी भी, और इस्लामाबाद में जो इंडिया हाई कमीशन पर्सोनल थे उनका नंबर भी 55 से 30 कर दिया गया है। अलॉन्ग विद दैट न्यू दिल्ली में जो पाकिस्तान हाई कमीशन थे उनको भी हटा दिया गया है। जी, तो मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगी, कोई कुछ सवाल करना चाहेगा। जी। पहलगाम जैसे एक शांत इलाके पर हमला करना, आपका इसमें क्या राय है कि पहलगाम जैसे शांत इलाके पर ऐसे अटैक हुआ है तो किस वजह से हो सकता है ये। जी देखिए, जो पहलगाम का अगर हम जोग्राफिकली देखें तो पहलगाम श्रीनगर से भी ईस्ट में आता है। तो हालांकि जो हमारी एलसी है वहाँ से बहुत दूर है, लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत दूर है, बट फिर भी 1990 के दशक से पूरे कश्मीर घाटी में ये हमले चलते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पर्यटक थे, जहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज कोई नहीं थी, कोई पुलिस, कोई सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स
या आर्मी नहीं थी, तो वहाँ पे एक सॉफ्ट टारगेट लिया गया है जहाँ पे ये अटैक किया गया है। और इसी के कारण एक बहुत बड़ा मीडिया माइलेज लेने की कोशिश की गई है, ताकि ये जो मुद्दा है जिसको भारत अंदरूनी मुद्दा या बायलैटरल मुद्दा रखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल एक्सपोज करना चाहता है। तो आई थिंक ये जो मुद्दा, ये जो जगह का चुनाव किया गया है, ये इसको इंटरनेशनलाइज करने के लिए किया गया है। तो इसी के साथ अगर हम देखें इतना बड़ा हमला हुआ है, तो सांची मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय सरकार अब जो है टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए उन्हें? भारतीय सरकार ने जैसे कि 5 एक्शन प्लान तो दिया ही है, जिससे ऑब्वियसली कुछ फर्क तो पड़ेगा। उसके साथ में ही वहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह बहुत बढ़ा दी गई है। जो बेसारन का रीजन था जहाँ पे ये हमला हुआ है, क्योंकि जिन्होंने हमला किया है उन आतंकवादियों को भी पता था कि किस टाइम पे वो इलाका सबसे बिजी रहेगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं। उसके साथ साथ में और भी बहुत कुछ देखा जा रहा है कि कैसे लोकली उन टेररिस्ट को सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे लगता है वो इंडियन गवर्नमेंट ज़रूर देख रही है। जी पीयूष, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जो है ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है कि ऐसा क्यों हो पा रहा है कि आतंकवादी हमले जो है बार बार बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में? देखिए, जैसा ऋषमरीत ने कहा कि कहीं ना कहीं हमसे चूक तो हुई है, जिसकी वजह से ये हमला हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, इसमें पुलिस, मिलिट्री और लोकल एजेंसीज, उन्हें सब एक टीम बना के कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए, फिर इसका शायद कुछ उपाय निकल सकता है। जी जी बिल्कुल। ऑडियंस को क्वेश्चन करना चाहेंगे आप? जी। टूरिस्ट की सिक्योरिटी के लिए JNK गवर्नमेंट क्या क्या रूल्स इम्प्लीमेंट कर रही है अब? पहली बात तो, जब टूरिस्ट सीज़न शुरू होता है, टूरिस्ट सीज़न को हम मानते हैं जब बर्फ़ पिघलने लगती है और अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, उसको हम टूरिस्ट सीज़न मानते हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है प्लेन्स में और सब लोग जो टूरिस्ट हैं वो पहाड़ों में घूमने जाते हैं। तो टूरिस्ट सीज़न का सबसे पहले जो आगाज़ होता है वो अमरनाथ यात्रा से होता है। उससे पहले भी हालांकि टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, लेकिन इस बार या पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि टूरिस्ट काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये एक तरीके से बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि कश्मीर का सारी जो इकॉनमी है, मेजॉरिटी जो इकॉनमी है वो टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है। उनके टैक्सी ऑपरेटर्स, उनके होटल ओनर्स, वहाँ के लोकल गाइड्स, वो इन टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है कि उनके घर का चूल्हा चले। रही बात इसकी कि अभी वहाँ पे टूरिस्ट सीज़न में टूरिस्ट ज़्यादा क्यों पहुँच रहे थे या वहाँ पे कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्यों नहीं था, ये इसका कारण ये भी लगाया जा सकता है कि जो हॉट इलाका है जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, उससे काफ़ी दूरी पे था और यहाँ पे पहले कभी कोई हिस्ट्री नहीं थी, कोई इसका यहाँ पे इसके आसपास भी कोई अटैक नहीं हुआ था। तो ये भी एक कारण है। दूसरा कारण हो सकता है कि शायद क्योंकि पुलिस की ड्यूटी, पुलिस की तादाद कम है, पुलिस की ड्यूटी कहीं और लगाई हो, तो इसलिए वो हो सकता है। इसी के साथ मैं ये ज़रूर साफ कर देना चाहता हूँ, क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ यहाँ के कि ये जो इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटी होती है वो पुलिस की होती है और एक्सटर्नल अग्रेशन से रोकना वो आर्मी की ड्यूटी होती है। तो यहाँ पे अगर पुलिस का कोई चौकी नहीं थी या पुलिस के कोई कर्मी नहीं थे, तो आई थिंक इस चीज़ को हमें ज़रूर नोटिस करना चाहिए और आगे से हमें इस चीज़ से बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। सांची, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि इस हमले के पीछे वास्तव में आतंकवादियों का हाथ है या कुछ और ही बात है? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं इस हमले के साथ कुछ रेडिकल ग्रुप्स जुड़े ही हुए हैं और मैं उनको आतंकवादियों का नाम ही देना चाहूँगी, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और बहुत बार हमने पास्ट में भी ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पे टेररिज्म ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ऐसे अटैक्स के। और अगर हम पहले हिस्ट्री को भी देखें तो कश्मीर में या भारत देश में बहुत बार ऐसे अटैक्स हुए हैं और उसके साथ ही साथ में जैसे कि ये भी बातें आ रही हैं कि मारने से पहले, हमला करने से पहले सिर्फ उनका धर्म पूछा जा रहा था और कलमा सुनाने के लिए भी कहा जा रहा था। तो इससे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बहुत साफ हो ही जाती हैं कि उनकी क्या मानसिकता थी। जी
सर हर बार हम लोग बात करते हैं बदले की, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक परमानेंट कोई समाधान होना चाहिए इस चीज़ का? देखिए, परमानेंट समाधान तो बिल्कुल होना चाहिए। जहाँ पे भी दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं भी कोई लड़ाई चल रही है, उसका सबका परमानेंट समाधान होना चाहिए। लेकिन परमानेंट जो सॉल्यूशन है वो एक तरफा नहीं हो सकता। वो जब तक दोनों देश आपस में नहीं करना चाहेंगे, या मैं ये कहना चाहूँगा दोनों देश के जो पॉलिटिशियन वो नहीं करना चाहेंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। जी। अगर हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट देखें तो पाकिस्तानी आवाम बोलती है कि हिंदुस्तानी आवाम उनके साथ बहुत अच्छी है, और हिंदुस्तानी जनता से पूछें तो वो बोलते हैं कि पाकिस्तानी जनता उनसे बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। तो आई थिंक कहीं पे जो जहाँ पे अड़चन आ रही है वो शायद मेरे हिसाब से वो पॉलिटिकल उस पे आ रही है, जहाँ पे पॉलिटिकल अगर विल नहीं है तो वो समाधान नहीं हो सकता। दूसरी बात रही, आजकल बहुत लोग बोल रहे हैं कि वॉर हो जानी चाहिए, हमें कब्जा कर लेना चाहिए। लेकिन मैं उनसे ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि दो चीज़ें का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। पहली बात तो उसका इकोनॉमिक टॉल क्या होगा। हम आज जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से हम कितना पीछे जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि हम पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह तो दबा ही लेंगे या उन पर कब्जा कर ही लेंगे, और हम कश्मीर छीन भी लेंगे। लेकिन इकोनॉमिकली हम कितना पीछे जाते हैं ये हमें ज़रूर अनुमान लगा लेना चाहिए और उसके मुताबिक चलना चाहिए। दूसरी बात, जब भी लड़ाई होती है, वॉर होती है, तो दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती हैं। तो जब अगर हम अपना ध्यान पीछे लेके जाएं कारगिल वॉर पे, तो जब सोल्जर्स कॉफिन में लिपटे हुए आते थे, फ्लैग में लिपटे हुए आते थे, तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो हमें ये दोनों चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि इकोनॉमिकली हम कितना पीछे जाएंगे और हमारे पर्सनली हमारी जानी कितना नुकसान होगा। जी जी बिल्कुल। सांची, तो आपके हिसाब से जो ये आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इसके बाद में जो राजनीतिक दलों को उनको एकजुट हो करके कुछ ऐसी रणनीति नहीं बना लेनी चाहिए? मतलब आपकी क्या राय है इस बारे में? जी बिल्कुल, होना तो ऐसा ही चाहिए कि सब पॉलिटिकल पार्टीज, सब राजनीतिक पार्टीज एक साथ आएं और इसके लिए ठोस कदम उठाएं। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसी बातें हैं जिन विषयों पर सबसे ज़्यादा राजनीति होती है अनफॉर्चुनेटली, और शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण टेररिज्म भी बढ़ रहा है। अगर ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ जाए, ना कि हम सोचे कि ये एनडीए ब्लॉक को कैसे सुपीरियर दिखना है, इंडिया ब्लॉक को कैसे सुपीरियर दिखना है, अगर हम उन बातों से उठें तो तभी आगे कुछ ठोस कदम निकल पाएंगे। जी, ऑडियंस कोई सवाल करना चाहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एज पर योर पर्सनल ओपिनियन मतलब आपको ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेयर्स लगते हैं जो कि अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं लिए हैं, बट अगर उनको हम अप्लाई करें तो उससे फर्दर कोई भी ऐसे अटैक्स नहीं हो पाएंगे? जैसे कि अभी पता लगा था जो विनय निर्वाल जो है जिनकी डेथ हुई है इस अटैक में, उनकी बहन का कहना था, वो बहुत ज़्यादा रोई थी हरियाणा के सीएम के आगे, नायाब सिंह सैनी के आगे, और उनका कहना था कि उनका भाई मरने 1.5 घंटे तक वो जिंदा थे, वो मरे नहीं थे, बट ऑन द स्पॉट जो था वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। तो एज पर योर ओपिनियन आप क्या कहना चाहोगे, क्या प्रिवेंटिव मेयर्स हो सकते हैं इसके? जी सर। देखिए, पहली बात तो जहाँ पे भी कश्मीर में खासकर जहाँ पे भी टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ पे आसपास मेडिकल फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भगवान ना करेगा ऐसा कोई हादसा हो जाए या अगर वैसे ही कोई चोट लग जाए तो एटलीस्ट वो उनको फर्स्ट एड दे पाएँ। जहाँ तक बात कर रहे हैं करें कि हम कि सिक्योरिटी का क्या है, तो सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी और फोर्सेस वहाँ पे डालनी पड़ेंगी। तो या तो वो फोर्सेस लाइन ऑफ कंट्रोल से हटानी पड़ेंगी या वो हिंटरलैंड से हटानी पड़ेंगी, और इसके ऊपर एक यूएन का मैंडेट है कि कितनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस का रेशियो वहाँ पे हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जब भी टूरिस्ट सीज़न आता है तो जहाँ जहाँ टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ पे ज़रूर सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना चाहिए ताकि जो भी टूरिस्ट जा रहे हैं उनको ना केवल सिक्योरिटी मिले, उनका मन में भी वो शांति हो कि हाँ वो सेफ हैं। जी बिल्कुल। तो सर मतलब इतना शांत इलाका और इस तरह की जगह पर इस तरह के अटैक होना, तो वो कहीं ना कहीं मेंटली भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं लोगों को। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब सिक्योरिटी रीजंस या क्या कुछ रीजंस रहे हैं इन सब चीज़ों के पीछे?
जी हाँ, जब भी कोई दहशतगर्द कहीं पे भी दहशत फैलाता है तो उसके दो ही मेन मुद्दे होते हैं। एक तो मन के सबके जनता के मन में डर बैठाना, दूसरा अपना प्रोपेगेंडा करना। अभी जब ऐसा हादसा होता है जहाँ पे इतने दर्दनाक तरीके से मारे गए हैं पर्यटक, तो जो उनका एक मुद्दा था कि सबके मन में डर बैठाना या सबको प्रवोक करना, वो उन्होंने वो मुद्दा हासिल कर लिया है। इस दूसरे मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन दूसरा मुद्दा हम रोक सकते हैं कि उनका मुद्दा अचीव ना हो। दूसरा मुद्दा है उनका होता है कि हमें तोड़ना, हमें डिवाइड करना। तो जब वहाँ पे जाके, चलो ठीक है, उन्होंने वहाँ पे जाके रिलीजन के नाम पे बोल दिया कि किसको कलमा नहीं पढ़ना आता या कौन हिंदू है तो मैं उसको मार दूंगा। लेकिन जितना हम इसको डिस्कस करते जाएंगे, जितना हम इसके बारे में बोलते जाएंगे, तो हमारे जो दुश्मन का मुद्दा है वो अपने आप अचीव हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इसको हमको यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। हम बल्कि इसमें जाने के कौन से धर्म के थे या कौन से धर्म को टारगेट किया, हमको ये पता करना चाहिए कि वो कौन थे, उनको पकड़ना चाहिए, उनकी इंटेरोगेशन करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कौन है ऐसे इनमिकल फोर्सेस जो हमें धर्म जाति के नाम पे बांटना चाहते हैं और हमारे देश में ऐसी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। जी, तो सर इस हमले में देखा जा रहा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनकी तरफ से भी चूक रही है या जो भी ये चीज़ें हैं, तो इस सब पर आपको क्या लगता है कि हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए या क्या कुछ जो है टेक्स हैं, क्या कुछ कर सकते हैं इसके लिए हम लोग? देखिए, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं 4 प्रकार की: एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसीज, प्लस पुलिस इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस। वो सभी बहुत ही सक्षम हैं, अपना अपना काम वो बखूबी जानते हैं। जहाँ कमी पाई, मुझे जो लगता है जहाँ पे कमी पाई जा रही है वो है आपस में कोऑर्डिनेशन। तो अगर वो एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करें और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके चलें, तो हम अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क, मैं ये नहीं बोलता कि हम फुल प्रूफ कर लेंगे, लेकिन हम अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। जी, ऑडियंस क्वेश्चन करना चाहेंगे? So my question is कि how effective is the current counter strategies against terrorism in the region? See, we are currently, when we are countering the terrorism, we are not only countering it with force. There is a term which is used in the valley called winning hearts and minds. So more than the use of force, it is winning the hearts and mind which is important. Any separatism, any movement which seeks to separate seeks a separate state, it sustains only with the help of local support. So whenever the local support is cut out, it is a big dent on their whatever agenda or they want to achieve. Second biggest second biggest line which we need to cut off is the financial support. So as far as now I will not come to the financial support because this is outside the purview of this question, but as far as the security support is concerned, yes, there is a substantial presence of security forces and they are doing their job quite well. जी, कोई और सवाल? जी, जैसे कि अभी मैम ने कहा कि रिलीजन के बेसिस पे लोगों को मारा, तो ये तो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ ना, कि मतलब इसमें तो और भी डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इस पे आपका क्या रीज़न हो सकता है कि टेररिस्ट ने हिंदू ही क्यों मतलब मारा? जो मुस्लिम्स कलमा पढ़ रहे थे उनको जिंदा छोड़ दिया था। तो ये तो एक बहुत पुरानी आइडियोलॉजी को फेवर करेगा ये क्वेश्चन तो, और ये कोई नई बात नहीं है। मतलब रेडिकलाइजेशन धर्म के नाम पे तो होती आ रही है। हमने ये भी देखा था कि वेस्ट बंगाल के कोई प्रोफेसर थे, उनको कलमा आती थी तो वो लकीली बच गए क्योंकि उनको लगा कि ये तो उन्हीं के धर्म के होंगे। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि अभी इसका कोई भी एक लेयर नहीं हो सकती है, इसका ब्लैक और वाइट दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि पास्ट वाले सिनारियोस तो रहे ही हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और डिवाइड एंड रूल तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की पॉलिटिक्स के कारण उन लोग को सपोर्ट मिलता है इन चीज़ों के कारण। मैं थोड़ा सा अगर मैं ऐड कर दूं,
देखिए, अंग्रेज़ हमारे पास एक बहुत ही दुर्लभ चीज़ छोड़ गए हैं, जो उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल वाली, और ऑलमोस्ट 80 साल हो गए उनके गए हुए, लेकिन हम अभी भी उनकी पॉलिसी पे चल रहे हैं। हम अभी भी अपने, पहले अंग्रेज़ हमको डिवाइड करते थे और रूल करते थे, और अभी हम अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, और रूल करने वाले हमें खुद नहीं पता कि कौन है रूल करने वाले। तो जितनी देर तक हम ये मुद्दा डिस्कस करते रहेंगे कि धर्म के नाम पे ये किया या धर्म के नाम पे मारा या किसी को छोड़ा, तो मैंने जैसे पहले बोला, जो हमारा एनिमी है वो उसका एम अचीव हो रहा है। जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आखिर अब वो समय आ गया है कि जब जो है सरकार से लोग मांग करें या ये पूछे कि हमारी सुरक्षा आखिर किसकी जिम्मेदारी है? जी हाँ, बिल्कुल। ये तो जब भी हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, चाहे असेंबली में भेजें, चाहे पार्लियामेंट में भेजें, तो ये हमारा नेचुरल सवाल बनता है कि हम उनसे पूछें कि हमारी सिक्योरिटी के जिम्मेवार कौन है। जी। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट हो, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो ये तो सवाल करना एक हक बनता है कि हम अगर कहीं जा रहे हैं तो क्या हम वापस आएंगे अपने घर, क्या हम सेफ हैं, या हमारी सिक्योरिटी पे सवाल तो नहीं खड़ा हो रहा कि हम आज घर से निकले और सुबह घर से निकले और शाम तक वापस भी ना आ पाए। तो ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे से पूछा जाए और हार्ड क्वेश्चन किया जाए कि ये क्यों हो रहा है और इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है और इसका कहाँ पे हम जाके इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे। जी बिल्कुल। तो मैं ऑडियंस से जानना चाहूँगी कोई सवाल। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो अगर हम डाटा पे जाएं तो हमारे पास अभी आर्मी में कितने लोग हैं और हमें अभी कितनी और ज़रूरत है, या अगर सिक्योरिटी तो आर्मी तो हमें चाहिए ना, तो कितने साल हो गए नए आर्मी में लोग ऐड हुए को, तो आप उस पर थोड़ी सी बताएं। जी देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक यूएन मैंडेटेड एक प्रोटोकॉल है जिसके हिसाब से रेशियो वाइज पॉपुलेशन टू CAPF रेशियो उससे नहीं बढ़ सकते हैं। बाकी रही बात एग्जैक्ट नंबर की, तो वो एग्जैक्ट नंबर तो मतलब कि जो अथॉरिटीज़ है वही बता सकती हैं या जो ओपन डोमेन में है, बट इट सफाइजेस टू से कि जितने भी वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हैं, वो सब उसी हिसाब से रखी हुई है, उसी हिसाब से उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है जिस हिसाब से खतरे का अंदेशा है। जी, कोई और सवाल करना चाहता हो? आपको क्या लगता है कि सरकार इस मुद्दे पे फुली ट्रांसपेरेंट है या सरकार कुछ छुपा भी रही है? जी, वैसे तो कोई भी मुद्दा सरकार पूरी तरह से नहीं चाहती कि वो लोगों के सामने आए, तो कहीं ना कहीं से वो अभी उसको जैसे कह रहे हैं कि यहाँ जंग शुरू हो गई है तो लोगों का ध्यान भटकाना, वहाँ पर वो इनसाइड कुछ ना कुछ अपनी प्लानिंग करते रहते हैं। तो मैं तो अभी यही कह सकता हूँ इसके बारे में। जी, जैसे ये अटैक हुआ था 22 अप्रैल को पिछले महीने, तो ये आज है 4 में, तो अभी तक सरकार 4 भी टेररिस्ट में से एक भी टेररिस्ट को क्यों नहीं पकड़ पाई? देखिए, जब हम देखते हैं वहाँ का टेरेन जो है, जो वहाँ के ज़मीनी बनावट है, पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, कई जगहों पे ऐसे इतने घने जंगल हैं कि आम 1 मीटर तक देख नहीं पाते दिन में भी। प्लस अगर हम देखें कि जब ऐसा अटैक होता है तो वो सब प्लान करके आते हैं कि उनके किस रूट से वो अंदर आएंगे, किस रूट से बाहर जाएंगे। हाँ, कुछ टाइम लग सकता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो चारों के चारों पकड़े जाएंगे, या 4 थे या 3 थे, 2 थे, 5 थे, जितने भी थे वो सब पकड़े जाएंगे और सच जरूर सामने आएगा। तो इसी के साथ अब हमने समझा हमारे पैनलिस्ट्स की मदद से कि उनकी क्या राय थी और इस गंभीर मुद्दे के बारे में जाना। तो मैं सभी पैनलिस्ट का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, साथ में मेरे ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए चितकारा न्यूज़ के साथ।